एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आज स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी संचयन का चैप्टर 3 टोपी शुक्ला, जिसके लेखक हैं राही मासूम रज़ा जी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं वो अपने बचपन की बात करते हैं। बचपन बच्चे को जहाँ पर अपनापन और प्यार मिलता है वो वहीं रहना चाहता है, तो वो भी कुछ इस तरह की कहानी अपनी बताते हैं अपने उनके बचपन की। तो वो सबसे पहले कहते हैं कि जो यहाँ पर ये जो कहानी है उसमें लेखक टोपी की कहानी पाठकों को सुनाना चाहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि वह इफ़न की कहानी पूरी नहीं सुनाएगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाएगा जितनी टोपी की कहानी के लिए उसे ज़रूरी लग रही है, यानी कि इस चैप्टर के लिए, इस पाठ के लिए। ठीक है। वो कहते हैं कि इफ़न टोपी की कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना शायद टोपी की कहानी अधूरी है। ये दोनों लेखक की कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तज़ा है। एक को सभी जो है प्यार से टोपी कहकर पुकारते हैं और दूसरे को इफ़न। इफ़न की जो दादी हैं वो पूरब की रहने वाली होती हैं। 9 या 10 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। वो लखनऊ आ जाती हैं, लेकिन जब तक वो ज़िंदा रहती हैं वो पूरब की भाषा ही बोलती हैं। लखनऊ की उर्दू तो उनके लिए ससुराल की भाषा थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जो मायके की भाषा थी उसको नहीं छोड़ा, और उनकी इस भाषा के सिवा उनके आसपास कोई ऐसा नहीं था जिसे वो दिल से अपनी बात समझा सकें। तो इसलिए वो अपनी जो मायके की भाषा थी वो ही बोला करती थी। जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल तड़पने लगा, लेकिन इस्लाम के आचार्य के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी का दिल उदास हो जाता है, लेकिन इफ़न के जन्म के 6ठे दिन के स्नान पूजन उत्सव पर उन्होंने भी जी भरकर उत्सव मना लिया था। लेखक कहता है कि इफ़न की दादी जो थी वो किसी इस्लामी आचार्य की बेटी नहीं थी, वो एक ज़मींदार की बेटी थी। दूध घी खाती थी और लखनऊ आकर वो ये दही के लिए तरस गई थी, लेकिन वो जब भी अपने मायके जाती थी वो ये सब जी भरकर खा लेती थी। लखनऊ वापस आते ही उन्हें फिर से मौलविन बन जाना पड़ता था। इफ़न को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन, छोटी बहन नुसरत से भी था, लेकिन वो दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि अम्मी जो थी वो उन्हें डांटती थी, मार भी देती थी कभी कभार। बड़ी बहन भी अम्मी की तरह ही थी, वो भी डांटती मारती रहती थी। अब्बू भी कभी कभार घर को न्यायालय बना देते, अपने फैसला सुनाने लग जाते थे। नुसरत जो थी वो उसको जब भी मौका मिलता वो उसकी कॉपियों में तस्वीरें बनाने लग जाती थी। एक दादी ही थी जिसने उन पर उनका दिल कभी नहीं दुखाया था। वो रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, भारा बुर्ज, अमीर हमज़ा, गुलब काउली, हातिम ताई, पंचफुला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। इफ़न की जो दादी थी उनकी बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। उसे भी इफ़न की दादी की जो बोली थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। इफ़न की दादी टोपी को अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी कहने का अर्थ है कि टोपी की जो माँ और इफ़न की जो दादी थी उनकी बोली एक जैसी थी। टोपी को अपनी दादी जो थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसे अपनी दादी से नफ़रत थी। वह पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी। टोपी को अपनी दादी की भाषा और इफ़न के अब्बू की जो भाषा थी वो एक जैसी लगती थी। लेखक कहते हैं कि जब टोपी जब भी इफ़न के घर जाता था उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था। टोपी को इफ़न की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था। पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत की तरह मज़ेदार लगता था। तिल के बने व्यंजनों की तरह अच्छा लगता था। लेखक कहते हैं कि इफ़न की जो दादी थी वो टोपी से हमेशा ही एक सवाल पूछकर बात आगे बढ़ाती थी कि उसकी अम्मा क्या कर रही है। पहले तो टोपी को समझ में नहीं आया कि अम्मा क्या होता है, परंतु बाद में उसे समझ में आने लगा कि माता जी को ही अम्मा कहते हैं। जब टोपी ने अम्मा शब्द सुना तो उसे यह शब्द बहुत अच्छा लगा। जिस तरह गुड़ की डाली को मुंह में रखकर उसके स्वाद का आनंद लिया जाता है, उसी तरह वह इस शब्द को भी बार बार बोलता रहा। अम्मा, अबू, बाजी, उसे ये शब्द बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। एक दिन टोपी को बैंगन का भुर्ता भरा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी टोपी की माँ जो थी वो खाना परोस रही थी। टोपी ने कह दिया कि अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। अम्मी यह शब्द सुनते ही मेज़ पर बैठे सभी लोग चौंक गए। उनके हाथ का खाना खाते खाते रुक गए। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे। टोपी की जो दादी थी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज़ से उठ गई थी और टोपी की माँ राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा। एक ही बात बार बार पूछ रही थी कि क्या अब वो इफ़न के घर जाएगा। इसके उत्तर में हर बार टोपी कहता हाँ, मतलब कि वो हर बार यही जवाब देता कि हाँ मैं जाऊंगा। जब भी उससे वो पूछती तो वो उत्तर देता टोपी हाँ ही कहता था। मुन्नी बाबू और भैरव जो टोपी के भाई थे वे टोपी की पिटाई का तमाशा देखते रहे। लेखक कहते हैं कि जब टोपी की पिटाई हो रही थी तो उसी समय मुन्नी बाबू एक और बात जोड़कर बोले कि एक दिन उन्होंने इसे रहीम
कबाबजी की दुकान पर कबाब खाते देखा था। सच्ची बात यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी ताकि टोपी घर पर उनकी शिकायत ना कर दे। उस दिन तो टोपी की इतनी महंगी पिटाई हो गई थी कि सारा शरीर दर्द कर रहा था। दूसरे दिन जब टोपी जो है स्कूल जाता है और स्कूल में इफ़न से मिलता है तो उसने उसे पिछले दिन की सारी बातें बता दी होती है। दोनों भूगोल शास्त्र की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे क्योंकि बात यह थी कि टोपी फल के अलावा बाहर की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता था। टोपी बहुत ही भोलेपन से इफ़न से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वे लोग दादी बदल लें। उसकी दादी इफ़न के घर और इफ़न की दादी उसके घर आ जाए। टोपी कहता है कि उसकी दादी की बोली तो इफ़न के परिवार की बोली की तरह ही है। टोपी की इस बात का जवाब देते हुए जो इफ़न है वो कहता है कि टोपी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसके अब्बू यह बात नहीं मानेंगे क्योंकि उसकी दादी उसके अब्बू की माँ उसकी अब्बू की अम्मा भी तो है। जब टोपी और इफ़न बात कर रहे होते हैं तो उसी समय जो इफ़न का नौकर है वो आ जाता है। खबर दी कि इफ़न की दादी का देहांत हो गया है। शाम को जब वह इफ़न के घर गया तो वहाँ शांति थी, घर लोगों से भरा हुआ था, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए पूरा घर खाली हो चुका था, जबकि टोपी को दादी का नाम भी मालूम नहीं था। परंतु इसका इफ़न की दादी से बहुत गहरा संबंध था। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे क्योंकि दोनों को ही उनके घर में कोई समझने वाला नहीं था। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन दूर कर दिया था। टोपी इफ़न को सहानुभूति देता हुआ कहता कि इफ़न दादी की जगह उसकी दादी मर गई होती तो ठीक होता। लेखक कहता कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई थी कि अब वह किसी भी ऐसे लड़के से कभी भी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता कोई ऐसी नौकरी करते हों जिसमें बदली होती रहती हो। 10 अक्टूबर सन 45 का जो टोपी के जीवन के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इस तारीख को इफ़न के जो पिता हैं उनकी बदली पर मुरादाबाद वो चले गए थे। टोपी की दादी होती है, उनके मरने के बाद वो अकेला महसूस कर रहा होता है और इफ़न के चले जाने पर वो और भी ज़्यादा अकेला हो जाता है। दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त नहीं बन सका था। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का परंतु केवल अंग्रेज़ी बोलता था। अब ना तो इफ़न था और ना ही इफ़न की दादी जो उसे समझ सके। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह अब सीता के साथ ही समय गुजारने लगा। ठंड के दिन शुरू हो जाते हैं। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आता है, भैरव के लिए नया कोट बन जाता है, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिल जाता है। वैसे कोट बिल्कुल नया ही था क्योंकि जब वह बनाया गया था तब मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया था। वो खुश हो गया। नौकरानी के जो बच्चे हैं उनको दे दी गई कोई भी चीज़ वापस तो ली ही नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी ठंड ही खाएगा। इस पर दादी और टोपी के बीच बहस हो गई। दादी ने पूरा घर अपने सर पर उठा लिया। जब टोपी को उसकी माँ ने दादी को उल्टा जवाब देने के लिए पीटा तो उनकी बूढ़ी नौकरानी सीता टोपी को समझाने लगी कि वह 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, उसे दादी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, परंतु टोपी के लिए 10वीं कक्षा में पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए टोपी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। 2 साल तो टोपी फेल ही हो गया था और वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ था, परंतु उसे पढ़ने की कोई उसे पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठता तो कभी उसका बड़ा भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता या उसकी माँ को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्ने को फाड़कर हवाई जहाज बनाने लग जाता। ये तो थी पहले साल की बात। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया और दूसरे साल भी फेल हो गया। तीसरे साल वो पास हो गया परंतु 3rd डिवीज़न में। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया था। टोपी के सभी दोस्त 10वीं कक्षा में थे, इसलिए वह उन्हीं से मिलता और उन्हीं के साथ खेलता था। अपने साथ 9वीं कक्षा में पढ़ने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। वह जब भी कक्षा में बैठता उसे अजीब लगता था। टोपी ने किसी न किसी तरह इस साल को झेल लिया, परंतु जब सन 51 में उसे 9वीं कक्षा में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का पिंड हो गया क्योंकि अब तो 10वीं में कोई भी उसका दोस्त नहीं रह पाया था। जो विद्यार्थी थे वो सन 49 में 8वीं कक्षा में थे, जो अब 10वीं कक्षा में थे। सन 49 में 7वीं कक्षा में थे, वो टोपी के साथ पहुंच गए। सभी के बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लग जाता है। वही जो कक्षा का सबसे तेज़ लड़का था उसने टोपी से पूछा कि वो उन लोगों के साथ क्यों खेलता है। उसे तो 8वीं कक्षा वाली से दोस्ती करनी चाहिए क्योंकि वे लोग तो उससे आगे 10वीं कक्षा में चले गए हैं। टोपी को उसका
टोपी को तो 8वीं वालों के साथ ही रहना चाहिए, उनकी दोस्ती करना टोपी के लिए अच्छा होगा। ये बात टोपी को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है और वो कहता है, मतलब उसके दिल के आर पार हो जाती है ये बात। उसने उसी समय कसम खाई कि इस साल उसे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप वह पास होकर ही दिखाएगा। परंतु साल के बीच में ही चुनाव आ जाते हैं। टोपी के पिता डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो उस घर में कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब टोपी के पिता चुनाव हार गए तब घर में थोड़ी शांति हुई। टोपी ने देखा कि उसकी परीक्षा को ज़्यादा समय नहीं रहा है, वह पढ़ाई में जुट गया। परंतु जैसा वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था वैसे वातावरण में कोई भी नहीं पढ़ सकता था, इसलिए टोपी का पास हो जाना बहुत था। टोपी के 2 साल एक ही कक्षा में रहने के बाद जब वह पास हुआ तो उसकी दादी बोली कि वाह टोपी को भगवान नज़रे बंद से बचाए, बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है। तीसरे साल पास हुआ, वो भी तीसरी श्रेणी में। चलो पास तो हो गया, परंतु लेखक कहता है कि सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस वजह से फ़ेल हो रहे हैं या किस वजह से वो 2 साल फ़ेल हुआ और तीसरी साल में वो 3rd डिवीज़न से पास हो गया।